Hello everyone. Welcome to Dream UGC Net and I hope you all are great. So this is Sapna and I'm teaching on paper 2 labor welfare and HRM code 55 and paper 1 also. So we are uh, we are on topic that is motivation. Now we will continue our topic motivation. So we have completed this topic. Additional we have done, right? So we have completed till here. Now we will start from the content theory and process theory. So motivation theories have two, like we have done traditional theories and modern theories. In modern theories, we have content theory and process theory, right? So today we will start with the content theory. Content theory. What content theory is? Content theory is also called need based theory. That means this theory is basically based on the need of a individual, right? Focuses on the internal factor that energize and direct human behavior. That means content theory, the content theory which mainly focus on the internal factor of an individual which works for their need, मीन्स कि वो जो कंटेंट थ्योरी है टोटली जो नीड है जितनी भी टाइप की नीड होती है ह्यूमन की सिंगल इंडिविजुअल की वो उस पे बेस है, राइट? तो वी हैव 5 टाइप्स ऑफ थ्योरीज इन द कंटेंट थ्योरी. फर्स्ट वन इज Maslow's hierarchy of need. Second, Herzberg's motivational hygiene theory. Third, Alderfer's ERG theory. Fourth, McGregor theory X and Y. Fifth, Maxwell's three need theory. So we will start with the first theory of content theory, which is Maslow's need hierarchy theory or hierarchy of needs, you can say. So here is Maslow's need theory. Maslow's hierarchy of need is a theory of motivation which states that 5 categories of human needs dictate an individual's behavior. क्या कहती है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड कि ये वो थ्योरी है मोटिवेशन की जो एक मतलब जो नीड के 5 कैटेगरीज को डिस्क्राइब करती है. उस जो नीड होगी ना, लाइक 5 टाइप ऑफ नीड्स होंगी, उसे डिस्क्राइब करेगी ये थ्योरी. हाउ? लेट्स सी. Those needs are, now the 5 needs are psychological need, safety need, love and belonging need, esteem need, and self actualization need. So here is the sequence of these needs. तो जो फर्स्ट आती है हमारी, पहले आती है हमारी साइकोलॉजिकल नीड. फर्स्ट आती है हमारी साइकोलॉजिकल नीड. साइकोलॉजिकल नीड्स में क्या क्या होता है, लाइक आप साइकोलॉजिकल वर्ड से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. लाइक जो हमारी साइकोलॉजी होती है, हमें जीने के लिए क्या क्या चाहिए होती है, हमारी साइकोलॉजी हमें क्या कहती है? रोटी कपड़ा मकान, राइट? यानी कि एयर वाटर फूड शेल्टर स्लीप क्लोथिंग रिप्रोडक्शन. दीज आर द साइकोलॉजिकल नीड ऑफ एन इंडिविजुअल और ऑफ एन ह्यूमन बीइंग. तो हमारी सबसे पहली नीड आज और जो पहले से चलती आ रही है, एक इंसान की पहली नीड क्या होती है? रोटी कपड़ा और मकान, टू सस्टेन हिज और हर लाइफ, राइट? तो ये होती है हमारी फर्स्ट नीड, राइट? सेकंड आती है हमारी सेफ्टी नीड. सेफ्टी यानी कि अब आपको रोटी कपड़ा मकान मिल गया, आप उसके बाद क्या सोचोगे कि आई वांट सेफ्टी. आपको घर मिल गया, रोटी मिल गई, पहनने को कपड़े मिल गए, तो आप उसके बाद क्या सोचोगे कि मुझे सेफ्टी चाहिए. आप सेफ्टी के लिए क्या करोगे? पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्स, हेल्थ, प्रॉपर्टी. यानी कि आपको जॉब चाहिए होगा, आपको एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए. मतलब आपका जो साइकोलॉजिकल नीड है उसको कंटिन्यू रखने के लिए आपको सेफ्टी नीड फुलफिल करनी पड़ेगी. अगर आपकी सेफ्टी नीड फुलफिल नहीं होगी तो आप अपनी साइकोलॉजिकल नीड को लंबे समय तक नहीं ले जा सकोगे, फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन,
तो सेफ्टी नीड, जॉब सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, सोर्स, हेल्थ, प्रॉपर्टी, ऑल दीज कम्स इन सेफ्टी नीड, राइट। थर्ड आती है आपकी लव एंड बिलोंगिंग्स। अब आपको जॉब मिल गया, आपकी सिक्योरिटी पर्पस पूरे हो गए, प्रॉपर्टीज़ वगैरह आ गई आपके पास, हेल्थ आ गया, ये हो गया आपकी सेफ्टी। अब आपको क्या चाहिए, लव एंड बिलोंगिंग भी चाहिए आपको, ये नीड भी फुलफिल करनी है। तो फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, फैमिली, सेंस ऑफ कनेक्शन। तो आप इस चीज़ को अब आप देखोगे कि हमें फैमिली रिलेशनशिप भी पूरे मेंटेन रखना है, वो भी चाहिए। तो तभी तो एक इंसान मतलब लाइक हैप्पी रहेगा। खाली आपको रोटी कपड़ा मकान और पैसे जॉब मिल गए तो आप उससे थोड़ी खुश रहोगे, फैमिली भी चाहिए। तो लव एंड बिलोंगिंग, फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, फैमिली, सेंस ऑफ कनेक्शन, दिस इज अ लव एंड बिलोंगिंग नीड, दैट इज थर्ड नीड। फोर्थ आती है आपकी एस्टीम नीड। फोर्थ इज एस्टीम नीड। एस्टीम नीड मीन्स कि अब आपको ये चीज़ें मिलने के बाद आप क्या सोचोगे कि मेरी एक सोसाइटी में इमेज होनी चाहिए, एक रिस्पेक्ट होना चाहिए, एक ओहदा होना चाहिए। तो उसके लिए आप एस्टीम नीड फुलफिल करना चाहोगे, जिसमें आता है रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, स्टेटस, रिकॉग्निशन, स्ट्रेंथ, फ्रीडम, राइट। So this is all about the esteem need. Now the fifth need is the last need, which is self-actualization need. Self-actualization need means the desire to become the most that one can be. ये नीड सबसे हायर लेवल नीड होती है। लाइक आपको वो सबसे एक नेक्स्ट लेवल नीड आपको चाहिए, आपको फुलफिल करना है कि लाइक वो हाईएस्ट डिज़ायर जो किसी के पास ना हो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जो चीज़ हमें चाहिए लाइक वो किसी के पास ना हो, दैट इज़ द डिज़ायर, इसको हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कहते हैं, राइट। तो ये हमारी जो सीक्वेंस होती है नीड की, ये जाती है अपवर्ड लाइक दिस, ओके। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस सीक्वेंस ऑफ मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड. It can be asked and it asked in past exams also, मतलब ये पहले से एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। तो आपको ये भी याद रखना है और आपको ये भी याद रखना है कि कौन सी नीड में क्या क्या आता है, राइट। तो बेसिकली ये तो सारे सिंपल है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चांसेस होते हैं पूछे जाने के कि भाई आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या आता है, राइट। वो डिज़ायर, वो यूनिक डिज़ायर जो किसी के पास ना हो, सिर्फ आप ही के पास है, आपकी ऐसी डिज़ायर है वो, तो वो आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड, ओके। वी हैव डन मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड। नेक्स्ट नीड है कंटेंट थ्योरी की एल्डरफर्स ERG थ्योरी। एंड वन थिंग मोर ऑफ दिस अबाउट दिस थ्योरी मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड, कि आप इस थ्योरी में जो नीड्स हैं, आप इस नीड्स, सपोज आप साइकोलॉजिकल नीड है, आप इससे डायरेक्ट इस पे नहीं पहुंच सकते, इस पे नहीं पहुंच सकते, आपको वन बाय वन नीड पूरी करनी पड़ेगी। इस थ्योरी का ये एक लिमिटेशन है कि यू हैव टू फुलफिल अ स्टेप बाय स्टेप नीड्स, you can't reach directly the fifth need, right? You have to fulfill one by one. This is the um, this is the limitation, okay. Let's come to the Elders ERG theory. Elders ERG theory. So Clayton Paul Elders is an American psychologist who developed Maslow's hierarchy of need into a theory of his own. तो एल्डरफर थ्योरी क्या है, वो एक मॉडिफिकेशन है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड का। कैसे करते हैं, इसमें तीन चीज़ आती है। जो ERG है, ये ERG इसका फुल फॉर्म है, यही एक थ्योरी है मीन ERG, लाइक एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। तो आपके क्या इसमें क्या मॉडिफाई किया अब इसने, ये देखो कि जो एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस में दोनों ये चीज़ आता है, फिजिकल एंड मटेरियल नीड आता है। रिलेटेडनेस है, इसमें सोशल इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप आता है। ग्रोथ है, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है। तो इसमें हमारी पांचों नीड आ जाती हैं, फिजिकल, मटेरियल नीड, सोशल इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप नीड, और लास्ट की जो फोर्थ और फिफ्थ है सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो ग्रोथ में आता है।
तो इसके अंदर क्या है, इसमें मैस्लो नीड और इसमें क्या डिफरेंस, यही डिफरेंस है कि आप अपनी कोई सी भी नीड को पहले फुलफ़िल कर सकते हो। जो उसकी लिमिटेशन थी, वो इसका प्लस पॉइंट है कि आप अपनी कोई सी भी लेवल ऑफ नीड को पहले फुलफ़िल कर सकते हो, राइट? You can fulfill your relatedness first, you can fulfill your self-esteem first, you can fulfill the physical material need first, right? लेकिन इसका लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन कि इसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन जो है, आप अपनी नीड को फुलफ़िल कर तो लोगे, लाइक आप डायरेक्ट अपनी नीड को ये फुलफ़िल कर लिए, सपोज़ आपने ग्रोथ फुलफ़िल कर लिया, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, लेकिन आपका इसके अंदर फ्रस्ट्रेशन लेवल एक्टिव रहेगा। जो फ्रस्ट्रेशन आपके माइंड में एक स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, रिग्रेशन, these all the terms or these all things will be active in this Adolfo ERG theory, which is not good for any individual, right? तो आप क्या कहोगी कि भाई इससे अच्छा तो मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है, चलो कोई बात नहीं, वन बाय वन फुलफिल कर रहा है तो एटलीस्ट फ्रस्ट्रेशन नहीं है। और वहीं देखें तो इंसान में आजकल पेशेंस नहीं होता, तो वो अपनी पहले, सबसे पहले लाइक सीक्वेंस वाइज नीड फुलफिल ना करके वो अपनी सबसे हाईएस्ट लेवल नीड पहले फुलफिल करने की कोशिश करता है। तो उससे क्या हो जाता है, उससे फ्रस्ट्रेशन आ जाती है इंडिविजुअल के अंदर। तो दिस इज़ द लिमिटेशन ऑफ एल्डोफियार्जी थ्योरी। तो दिस इज़ ओके, लेट्स रीड ERG in detail. Existence, that is E. Need concerns our basic material requirement for living. These include what Maslow recognized as psychological need, such as air, food, water, and shelter, and safety-related needs such as health, secure employment, and property. यानी कि starting की जो two needs हैं, psychological and safety, that comes in the existence. Relatedness need have to do with the importance of maintaining interpersonal relationship, यानी कि जो इंटरपर्सनल, जो यानी कि एक वो नीड थी ह्यूमन की इन मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड, जहाँ पे बिलोंगिंगनेस, वो फैमिली रिलेशनशिप एंड ऑल दैट नीड्स कम अंडर द रिलेटेडनेस नीड, एंड एस्टीम रिलेटेड नीड्स ऑल्सो कम अंडर दिस, यानी कि गेनिंग द रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, these two needs come under this. And finally, growth needs describe our intrinsic desire for personal development. These needs align with the other portion of Maslow's esteem related needs: self esteem, self confidence, and achievement, and self actualization needs such as morality, creativity, problem solving, and discovery. All this comes under the growth. Okay. Okay. Let's take the third theory. मैकग्रेगर की थ्योरी है, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई. सो दिस थ्योरी इज गिवन बाय मैकग्रेगर. ये भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि विच थ्योरी इज गिवन बाय विच वन, राइट? थ्योरी एक्स क्या कहती है? एम्प्लॉयज डिसलाइक वर्क, अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, emphasis on continuous monitoring and supervision. Reward or punishment are used for motivating employees. Management believes employees' work is based on their own self interest. We versus they relations between managing and employees. यानी कि जो थ्योरी एक्स है वो एक नेगेटिव थ्योरी है, लाइक नेगेटिविटी शो करती है। इसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, दे आर लेजी, दे आर नॉट एक्टिव फॉर देयर वर्क, दे डिसलाइक्स द वर्क, एंड अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उसको भी अवॉइड करते हैं, अवॉइडिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एंड उन ऐसे एम्प्लॉयज़ को कंटिन्यूस मॉनिटरिंग और सुपरविजन की ज़रूरत होती है, राइट? तो अब मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन चाहिए, तो ऐसे एम्प्लॉयज़ के लिए रिवॉर्ड और पनिशमेंट, ऐसे ऐसे थ्योरीज अप्लाई करना पड़ता है कि अगर आपको काम पूरा करना है तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं करा तो पनिशमेंट मिलेगा. So this negative theory used to be applied in theory X because in this employees are lazy, they are not active for their work, they need monitoring and supervision, right? वहीं थ्योरी वाई जो होती है, थ्योरी वाई में क्या कहते हैं? एम्प्लॉयज़ आर सेल्फ मोटिवेटेड, enjoys their work. थ्योरी वाई इज टोटली अपोजिट ऑफ
थ्योरी एक्स। तो इसमें क्या कहता है, एम्प्लॉयज़ आर सेल्फ मोटिवेटेड, इंजॉयज देयर वर्क एंड रेडी टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेने के लिए तैयार होते हैं, वो अपने काम को इंजॉय करते हैं। ऐसे एम्प्लॉयज़ को सुपरविज़न की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये ऐसे एम्प्लॉयज़ जो वाई टाइप एम्प्लॉयज़ होते हैं, थ्योरी वाई टाइप एम्प्लॉयज़, वो मोर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अपने काम को अच्छे से करते हैं एंड दे आर रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड कोलोबरेटिव एंड कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़। यानी कि इस थ्योरी वाई के अंडर जो रिलेशनशिप होता है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉयज़। सो जो थ्योरी एक्स इज नेगेटिव एंड थ्योरी वाई इज पॉजिटिव थ्योरी, राइट। आप कैसे लर्न कर सकते हो, देखो थ्योरी एक्स है ना, थ्योरी एक्स को जस्ट लाइक सैड स्माइली बना के रखो, यू विल रिमेंबर। एंड थ्योरी वाई के आगे स्माइली बना के रखो, तो आपको पता लगेगा भाई यहाँ पे एम्प्लॉयज़ आर नॉट हैप्पी टू वर्क, दे आर वेरी lazy persons, and in theory y employees are very active persons, right? So this is the all about the McGregor theory x and theory y. Let's come to the Herzberg's two factor theory. Herzberg's two factor theory क्या कहती है, जॉब्स डिससेटिस्फैक्शन एंड जॉब सेटिस्फैक्शन के बारे में बात करती है हर्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी। तो आप इस थ्योरी को गिवन किसने दिया, इट इज़ गिवन बाय हर्जबर्ग, राइट। तो इसके अंदर टू फैक्टर होते हैं, जॉब डिससेटिस्फैक्शन एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। जॉब डिससेटिस्फैक्शन किससे इन्फ्लुएंस होता है, इन्फ्लुएंस्ड बाय द हाइजीन फैक्टर, राइट। और जॉब सेटिस्फैक्शन इन्फ्लुएंस्ड बाय द मोटिवेटर फैक्टर। हाइजीन फैक्टर क्या क्या होते हैं, वर्किंग कंडीशंस, co-worker relations, policies and rules, supervisor quality, base wage, salary, all these are hygiene factor. And motivator factors क्या होते हैं, achievement, recognition, responsibility, work itself, advancement, personal growth. तो आप क्या मतलब ये आप इन दोनों को कैसे डिफरेंस कर सकते हो। हाइजीन फैक्टर जो होता है वो टोटली मनी रिलेटेड होता है, यू कैन डिफरेंशिएट लाइक दिस। और जो मोटिवेटर फैक्टर होता है वो एक पर्सनल लाइक एक इंडिविजुअल की जो पर्सनल ग्रोथ होती है, जो पर्सनल ग्रोथ के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो चीज़ें मोटिवेटर फैक्टर में आती हैं। एंड इट इज़ नॉट रिलेटेड टू मनी, लाइक अचीवमेंट है तो आप अचीवमेंट तो किसी भी फील्ड में कर सकते हो। एंड रिकॉग्निशन है, रिकॉग्निशन यानी कि वेरी फेम नेम, राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू मनी। वर्क इट सेल्फ यानी कि वो अपने आप से काम करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। एडवांसमेंट, पर्सनल ग्रोथ, तो ये मोटिवेटर फैक्टर्स होते हैं। और जो मोटिवेटर्स फैक्टर होते हैं वो कहीं ना कहीं एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन देते हैं, इसलिए इसको हम जॉब सेटिस्फैक्शन के अंडर लाते हैं। और जो हाइजीन फैक्टर होता है जो मनी से रिलेटेड होता है वो जॉब डिससेटिस्फेक्शन के अंडर क्यों आता है, क्योंकि पैसे की जो भूख होती है वो कभी नहीं मिटती एंड ये हमेशा एक डिससेटिस्फैक्शन फैक्टर ही रहता है। आपको जितनी भी मनी, जितना भी पैसा मिल जाए, यू ऑलवेज थिंक कि मुझे इससे ज़्यादा और मिलना चाहिए, इससे ज़्यादा और मिलना चाहिए, आई एम डिज़र्विंग, तो ये लगा रहती है। लेकिन जो आपके मोटिवेटर फैक्टर होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फाई करते हैं इंटरनली। एंड अगर आप इंटरनली सेटिस्फाई हो तो डेफिनेटली आप एक्सटर्नली भी सेटिस्फाई हो सकते हो, इसीलिए हम इसको जॉब सेटिस्फैक्शन फैक्टर कहते हैं, राइट। तो इसमें क्या कह रहा है ये, इम्प्रूविंग द मोटिवेटर फैक्टर्स इंक्रीजिंग जॉब सेटिस्फैक्शन। अगर आप इंडिविजुअल का मोटिवेटर फैक्टर इम्प्रूव कर रहे हैं तो आप उससे इंडिविजुअल की जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज कर सकते हो। अगर आप इंस्टेड ऑफ मोटिवेटर फैक्टर आप इस पे फोकस करते हो हाइजीन फैक्टर को इम्प्रूव करने की, तो जॉब डिससेटिस्फैक्शन को आप डिक्रीज कर सकते हो, समझे। यानी कि अगर जॉब डिससेटिस्फैक्शन अगर आपको दूर करना है, इन मतलब लाइक उसको सेटिस्फैक्शन में इन्वॉल्व करना है या कंक्लूड करना है, तो आप इससे आपको उनका मनी फैक्टर यानी कि आपको हाइजीन फैक्टर को इम्प्रूव करना पड़ेगा, राइट। इससे आपका जॉब डिससेटिस्फैक्शन फैक्टर कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आई होप इट इज़ क्लियर।
अगर आपको ये क्लियर ना हो कोई भी थ्योरी, इफ़ यू हैव नॉट क्लियर एनी ऑफ दिस थ्योरी, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. यू कैन आस्क any question related to this theory with the help of comment section, right? So let's take the next theory, Frederick Herzberg two-factor theory. Frederick Herzberg two-factor theory क्या कहती है? First of all, it is given by Frederick Herzberg. Wait a minute. Let's take a 5-minute break. So Frederick Herzberg two-factor theory. इसमें two-factor, अच्छा ओके, इट इज़ द सेम, राइट. फ्रेडरिक हर्जबर्ग थ्योरी टू-फैक्टर थ्योरी. तो ये फैक्टर्स हैं. Learn these factors. These factors are asked in the exam and asked many times also. So you can learn all these factors, and it is, I hope it is clear to you. Let's take the fifth theory of content based theory, that is David Maxiland's theory of need. What is it? Every person has one of three main driving motivators: the need for achievement, affiliation, or power. ये थ्री नीड्स होते हैं इसके अंदर, डेविड मैक्सीलैंड के अंदर. नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन और नीड फॉर पावर, राइट. क्या होते हैं? दीज मोटिवेटर्स आर नॉट इनहेरेंट, वी डेवलप देम थ्रू आवर कल्चर एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस. अचीवर्स लाइक टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड अचीव गोल्स. मीन्स जो ये थ्री थ्योरीज हैं वो हमारी इनहेरेंट नहीं होती डेवलप, ये हमें एक्सटर्नली डेवलप्ड नीड होती हैं. लाइक नीड फॉर अचीवमेंट, आप किसी पर्पस के लिए, आप कोई गोल है तो आप उसे अचीव करना चाहते हो, तो वो नीड फॉर अचीवमेंट एक एक्सटर्नल नीड है. नीड फॉर पावर, यू वांट टू पावर एनीथिंग, यू वांट टू कंट्रोल एनीथिंग, दैट इज़ ऑल्सो एक्सटर्नल नीड. नीड फॉर एफिलिएशन, आप, ये भी एक एक्सटर्नल नीड है. आप किसी के साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, किसी काम में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, आप लोगों के साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नीड फॉर एफिलिएशन ऑफ एन इंडिविजुअल, राइट. तो नीड फॉर अचीवमेंट्स में क्या आता है? ड्राइव टू एक्सेल, अचीव इन रिलेशन टू अ सेट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स, स्ट्राइव टू सक्सीड. नीड फॉर पावर में क्या आता है? टू कंट्रोल अदर्स, टू गेट डिज़ायर्ड थिंग्स डन. और नीड फॉर एफिलिएशन में फ्रेंडशिप एंड गुड फ्रेंडशिप, गुड रिलेशनशिप, सॉरी. So let's read all these. Need for achievement, NA, this is a short form, NACH. Need for achievement means personal responsibility, feedback, moderate risk, typical behavior, high, low क्या होता है? High क्या होता है इसमें? Must win at any cost, must be on top and receive credit. ये हाई होता है फैक्टर इसके अंदर. लो फैक्टर क्या होता है इसके अंदर? फियर, फेलियर, अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये लो होता है नीड फॉर अचीवमेंट के अंदर. नीड फॉर पावर में क्या होता है? इन्फ्लुएंस, कॉम्पिटिटिव, ये होते हैं नीड फॉर पावर टाइप पीपल. इनको क्या हाई होता है? इनमें हाई क्या होता है इनका फैक्टर? डिमांड ब्लाइंड लॉयल्टी एंड हार्मनी, डज नॉट टॉलरेट डिसएग्रीमेंट. लाइक पावर करना है, आप किसी के ऊपर राज करना चाहते हो, यू ऑथराइज समथिंग, तो आप एक ऐसी आपके अंदर एक ऐसा बिहेवियर आ जाएगा कि यू कांट टॉलरेट एनीथिंग. आप किसी सॉरी आप किसी की कोई बात ऊपर नहीं आने देना चाहते, वो होता है नीड फॉर पावर, राइट. इसमें लो फैक्टर क्या होता है? रिमेन्स अलूफ, मेंटेन सोशल डिस्टेंस. ओके. नीड फॉर एफिलिएशन यानी कि एक्सपेंस, फ्रेंडशिप, कोऑपरेटिव, इस टाइप के पीपल होते हैं नीड फॉर एफिलिएशन वाले.
इसमें हाई होता है डिज़ायर कंट्रोल ऑफ एवरीवन एंड एवरीथिंग एग्जीग्रेट्स ऑन पोजीशन एंड रिसोर्सेज। और लो फैक्टर क्या होता है डिपेंडेंट सबॉर्डिनेट मिनिमाइज ऑन पोजीशन एंड रिसोर्सेज, राइट। So I hope it is also clear, and these here we have completed content based theory, right? Till here, if there's any problem you can ask with the help of comment sections, right? Let's continue with the process based theory of motivation. Okay, what process based theory are? Process based theories use the mental process of employees as the key to understanding employee motivation. तो क्या डिफरेंस है? कंटेंट बेस्ड थ्योरी बेसिकली नीड बेस्ड है, और प्रोसेस बेस्ड थ्योरी बेसिकली एक मेंटल प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉयज़ है, और वी कैन से अ प्रोसेस बेस्ड थ्योरी है, प्रोसेस फॉलो करती है हर एक चीज़ में. दे आर नॉट मोर रिलेटेड टू नीड्स, पर्सनल इंडिविजुअल नीड्स, राइट. Unlike need-based theory, it sees motivation as the rational process, right? So in this we have four theories: equity theory, goal theory, expectancy theory, and reinforcement theory. Let's take the first theory, equity theory. So by the word equity you can understand this, that we are going to read in this like we have to follow the equity, equilibrium, right? So between two individuals or between anything, we have to follow equity. We can't partiality, we can't do partiality between the employees or between the anyone, right? So J. Stanley Adams equity theory is a process of motivation. So this theory is given by J. Stanley Adams. Equity theory is given by J. Stacey Adams. J. Stacey Adams, right? It says that the level of reward we receive compared to our own sense of our contribution, effect, or motivation. The theory considers the concept of equality and fairness as well as the importance of comparison to others. Easy कि हम जो रिवॉर्ड्स होंगे वो एक इक्वल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. वी कांट पार्सिलेट विथ एनी वन एल्स. तो हम जो एक इक्वल लेवल पे सबके साथ जो है ना बिहेव करेंगे, वी कांट डू एनी भेदभाव बिटवीन एनी पर्सन. हम भेदभाव नहीं करेंगे. तो इसमें इक्विटी थ्योरी जहाँ फॉलो होगी तो वहाँ पे लाइक उनकी जो ग्रोथ है उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी. तो जहाँ इक्विटी थ्योरी है वहाँ पे लोगों के बीच में लाइक एवरी इंडिविजुअल्स हैव अ गुड रिलेशनशिप विथ ईच अदर बिकॉज एवरीथिंग इज फेयर इन बिटवीन देयर रिवॉर्ड्स. सब कुछ फेयर होगा, इक्वलिटी होगी, तो वहाँ पे इन्वायरमेंट पॉजिटिव होगा, राइट. At its core, Adams' theory says that individuals want a fair relationship between input and output. यानी कि जितना वो इनपुट करते हैं उतना उनको जो आउटपुट मिलना है वो भी इक्वल मिलना चाहिए, राइट. ये नहीं कि भाई आपने इतनी मेहनत करी, इतना एफर्ट्स लगाया, आप उसका बिल्कुल बिल्कुल कम परसेंट उन्हें दे रहे हो, तो दैट्स नॉट फेयर, राइट. What this means is that they want the benefit or reward they receive from work to seem fair in relation to the input that they provide. Similarly, they want the reward that other receives for their work to be similar to the reward that they themselves would receive for the same level of contribution. Right? So, कहना यही चाह रहा है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, ऐसा नहीं है कि एक को आप ज़्यादा दे रहे हो, एक को आप कम रिवॉर्ड दे रहे हो. जहाँ उन्होंने दोनों ने सेम काम किया हो, तो दैट इज़ नॉट अंडर द इक्विटी थ्योरी. इक्विटी थ्योरी का मतलब है अगर दो बंदे सेम काम कर रहे हैं तो आप उन्हें उनका आउटपुट, जो उनका रिजल्ट है, उनका रिवॉर्ड है, वो उन दोनों को सेम दें, राइट, इक्वल दें. तो ये एक चार्ट है इनपुट कंट्रीब्यूटेड एंड बेनिफिट रिसीव्ड का. यानी कि जिस
ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी थ्योरी फॉलो होती है, उसका उस चार्ट की जो ये लाइन होती है स्ट्रेट होती है, लाइन ऑफ फेयर रिवॉर्ड होता है, राइट? दिस इज अ ग्राफ. इज माई एम्प्लॉयर फेयरली रिवॉर्डिंग बाय कॉन्ट्रीब्यूशन? ओके. तो टेस्ट वन क्या कहता है? द इक्विटी ऑफ रिवॉर्ड एंड इनपुट. फर्स्ट टेस्ट ऑफ इक्विटी that needs to be considered is the relationship between an individual's contribution and their reward. For individuals to feel a sense of fairness, they need to perceive that the benefit they receive from their organization is appropriate for the level of input that they have contributed their work. यानी कि उनका जो रिवॉर्ड है वो उनके इनपुट के इक्वल होना चाहिए, राइट? तो टेस्ट फर्स्ट ये है. सेकंड टेस्ट क्या कहता है? एम आई बीइंग रिवॉर्डेड फेयरली कंपेयर टू माई पीयर्स? The second test of equity that needs to be considered is the relationship between an individual's return on contribution and that for their peers group. This process's benchmarking is known as a social comparison. तो ये चार्ट कहता है, ये चार्ट फॉलो करता है कि आप जो एवरी इंडिविजुअल, जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल हैं, वर्किंग हैं, आप उन सभी को क्या जो रिवॉर्ड है इक्वल दे रहे हो या फिर आप किसी को कम किसी को ज़्यादा दे रहे हो. इफ़ यू आर गिविंग इक्वल रिवॉर्ड्स टू एवरी पर्सन तो आपकी ये लाइन आपका ऐसे जाएगा, माई रिवॉर्ड लेवल, राइट? इफ माई peer receives higher level of rewards for their contribution than I do, I will think unfair. I think things unfair and won't be motivated नहीं होगी. If I receive higher levels of reward for my contribution than my peers, do I will feel guilty and may develop bad attitudes, right? तो ये दोनों फॉलो नहीं होना चाहिए. फॉलो क्या होना चाहिए? सभी को सेम रिवॉर्ड फॉर सेम वर्क, ऊंचा नीचा कुछ नहीं होना चाहिए, राइट? सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू. Let's move to the second theory of process based theory of motivation, that is goal setting theory. So come back to this theory again. अगर आप इक्विटी थ्योरी करते हो तो इक्विटी थ्योरी में आप मोटिवेशन पढ़ रहे हो तो वन थिंग मोर, अगर आपके इन ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी थ्योरी फॉलो हो रही है तो मोटिवेशन लेवल भी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायर लेवल पे होगा, राइट? ओके. गोल सेटिंग थ्योरी. गोल सेटिंग थ्योरी के वर्ड से भी आप क्लियर कर सकते हो कि ये थ्योरी फोकस करती है द स्टैंडर्ड गोल्स ऑफ एन इंडिविजुअल. In 1960s, Edwin Locke. So first of all, this theory is given by Edwin Locke. Edwin Locke's goal setting theory put forward the goal setting theory of motivation, right? In his theory states that goal setting is essentially linked to task performance. Okay, it states that specific and challenging goals, along with appropriate feedback, contribute to higher and better task performance. In simple words, goal indicate and give direction to an employee about what needs to be done and how much efforts are required to be put in. Okay. Goal setting theory of motivation states that specific and challenging goals, along with appropriate feedback, contribute to higher and better task performance. So, here we have a direct proportional with the task परफॉर्मेंस. जितना अच्छा उनका टास्क परफॉर्मेंस होगा उनका गोल भी उतना ही अच्छा होगा. दे कैन अचीव देयर गोल easily if they perform their task on time and perform their task with effectiveness and efficiently, right? So easily they can achieve their goal. फर्स्ट क्या कहता है ये कि गोल सेटिंग एक एसेंशियली लिंक्ड है, किससे है? टास्क परफॉर्मेंस से है, राइट? स्पेसिफिक एंड चैलेंजिंग गोल्स अलॉन्ग विद अप्रोप्रिएट फीडबैक. अगर आपको फीडबैक भी मिल रहा है साथ साथ तो यू कैन मोर इजीली अचीव योर गोल, राइट? देखो फीडबैक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब आपको ये नहीं
फीडबैक मिल रहा है, यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको फीडबैक नहीं कर रही है कि आप जो कर रहे हो, टास्क परफॉर्म कर रहे हो, मतलब सही तरीके से कर रहे हो या गलत तरीके से कर रहे हो। अगर गलत तरीके से कर रहे हो तो आपको ये ऐड करना चाहिए जिससे आपका टास्क इजीली परफॉर्म हो जाए। तो फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अगर फीडबैक नहीं होगा तो आप अपने गोल को अचीव करने में सक्सेस नहीं हो पाओगे, राइट। इन सिंपल वर्ड क्या कहते हैं, सिंपल वर्ड में, गोल इंडिकेट एंड गिव डायरेक्शन टू एन एम्प्लॉय, यानी कि गोल जो होते हैं वो एम्प्लॉय को एक डायरेक्शन देते हैं अबाउट what नीड्स टू बी डन एंड हाउ मच एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू बी पुट इन, यानी कि क्या क्या उन्हें करना है और कितना एफर्ट्स उन्हें लगाना है टू अचीव दैट, राइट। तो गोल सेटिंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन स्टेट्स क्या स्टेट करता है, स्पेसिफिक एंड चैलेंजिंग गोल्स अलॉन्ग विथ अप्रोप्रिएट फीडबैक, फीडबैक अच्छा होना चाहिए, कंट्रीब्यूट टू हायर एंड बेटर टास्क परफॉर्मेंस। इट इज़ क्लियर, ओके। प्रिंसिपल्स ऑफ गोल सेटिंग थ्योरी, तो क्या क्या हम प्रिंसिपल ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, या प्रिंसिपल हैं इसके अंदर। अकॉर्डिंग टू लोकीज गोल सेटिंग थ्योरी, दी देयर आर 5 मेन प्रिंसिपल्स ऑफ सेटिंग इफेक्टिव गोल्स। फर्स्ट वन इज क्लैरिटी, फर्स्ट वन इज क्लैरिटी, यानी कि गोल मस्ट बी क्लियर एंड स्पेसिफिक। when some employees when employees understand project objectives and deadlines, there is much less risk for misunderstandings, यानी कि अगर आपका गोल आपको क्लियर है कि हमें इस गोल में ये, मतलब जो हमें गोल अचीव करने के लिए इतने एफर्ट्स लगाना है, इतना हमको सोच चाहिए, राइट। तो आप इजीली विदाउट एनी मिसअंडरस्टैंडिंग आप इजीली एक स्मूथ फ्लो के साथ अपना गोल अचीव कर लोगे, राइट। कोई हार्डल्स नहीं आएंगे बीच में, राइट। तो आप, इसलिए हमारी क्लैरिटी हमारे गोल को होना बहुत ज़रूरी है, हमारे गोल से रिलेटेड हमारी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अब आपकी गोल आपका यूजीसी नेट एग्ज़ाम जेआरएफ है, तो अब उस गोल को पहुंचने के लिए या फिर उस गोल को अचीव करने के लिए आपकी जो भी प्रोसेस रहेगी वो आपका क्लियर आपको होना चाहिए। जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तो आपका जो टाइम है ना, खाली लाइक आप अपना सिलेबस ही कवर करने में या फिर इकट्ठा करने में इधर उधर से, आपको एक सिंपल, आपको एक प्रोसेस नहीं मिल रहा कि मुझे यहाँ से सब कुछ पढ़ना चाहिए या नहीं, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो मैनी स्ट्रेस कम्स इन योर माइंड, तो इससे क्या होगा, गोल अचीव टाइम से नहीं हो पाएगा। सेकंड क्या है आपका, चैलेंज। चैलेंज है प्रिंसिपल चैलेंज, goal should be sufficiently challenging to keep employees engaged and focused while performing the task needed to reach each goal, right? Goals that are too tedious or easy have demotivating effect and will therefore result in less achievement satisfaction. कहने का मतलब है जो गोल है वो चैलेंजिंग होने चाहिए। क्यों? अगर गोल आपका ऐसा होगा कि लो यार, आज हमने गोल सेट किया है, लाइक कल हमने वो अचीव भी कर लिया, तो क्या आप उसे एंजॉय कर पाओगे? क्या आप उसमें मोटिवेट हो पाओगे? क्या आप उसमें कुछ सीख पाओगे? नहीं। तो मज़ा तो उसी में है कि आपको गोल अचीव करते टाइम आप बहुत सारी चीज़ें सीख सको, राइट। दैट इज़ वाई चैलेंज होना ज़रूरी है। Commitment, that is very important. Without commitment you can't start a process for your achievement, right? For process for achieving goal, employees need to understand and support the goal they are being assigned from the beginning. If employees don't feel committed to the goal, they are less likely to enjoy the process and ultimately achieve the goal, right? Feedback, as I said, that feedback is an important component of the goal setting theory. Regular feedback should be provided throughout the goal achieving process to ensure tasks stay on track to reach the goal. Right? Task complexity. Goals should be broken down into smaller goals. Once each smaller goal is reached, a review should be performed to update the employee on the overall progress towards the larger goal. समझ आया? यानी कि अगर आपका गोल बहुत बड़ा है,
आप उन्हें टुकड़ों में तोड़ दीजिए। एंड टुकड़ों में तोड़ने के बाद जैसे आपने जो पहला टुकड़ा था उसे अचीव करा, देन उसे रिव्यू करो, देन आप सेकंड को अचीव करो, देन उसे रिव्यू करो। ऐसे करते करते आप एक अपना बिग गोल पूरा कर सकते हो, लार्जर गोल यू कैन अचीव। एंड ये जो प्रोसेस है हम हमारी खुद की लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। मे इट मे गिव अ पॉजिटिव रिजल्ट टू यू। सो दिस इज ऑल अबाउट goal setting theory. Okay, we have a term in the goal setting theory that is smart. हैंडसम स्मार्ट वाला स्मार्ट नहीं, जो हम लगते हैं वो स्मार्ट नहीं। एक्चुअली स्मार्ट का एक एक्रोनियम है, दैट इज स्पेसिफिक, मेजरेबल, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अटेनेबल, आर फॉर रियलिस्टिक एंड टी फॉर टाइम बाउंड, विच कम्स इन द गोल सेटिंग। यानी कि आपके गोल को अचीव करने के लिए आपका स्मार्ट होना ज़रूरी है। स्मार्ट इन द सेंस लाइक स्पेसिफिक, आपकी जो सेट रियल नंबर ऑफ रियल डेडलाइंस, यानी कि आप जो कर रहे हो गोल अचीव करने के लिए, आपके गोल के लिए वो एक स्पेसिफिक वे में होना चाहिए। ये नहीं है कि आप पजल पजल हुए बैठे हो एंड यू डोंट नो हाउ टू डू और व्हाट टू डू। दैट शुड नॉट बी। स्पेसिफिक होना चाहिए आपको, राइट। मेजरेबल, यानी कि मेक श्योर योर गोल इज ट्रैकेबल। आप जो भी गोल कर रहे हो आप उसे मेज़र कर सको। दैट मीन्स अगर आपको फीडबैक मिलेगा देन ओनली यू कैन मेज़र योर गोल्स। अटेनेबल, वर्क टूवर्ड्स अ गोल दैट इज़ चैलेंजिंग बट पॉसिबल, यानी कि चैलेंजिंग हो और पॉसिबल हो, दैट इज़ अटेनेबल। हमने जो चैलेंजिंग पढ़ा था इन द प्रिंसिपल्स, दैट इज़ द सेम अटेनेबल, राइट। पर आप उसे मतलब अटेन कर सको, ऐसा गोल हो आपका, चैलेंजिंग हो लेकिन आप उसे अचीव कर सको, पॉसिबल हो। रियलिस्टिक, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, यू नो वॉट यू एंड योर टीम आर केपेबल ऑफ। यानी कि जब आप गोल अचीव करते हो उस टाइम पे आपको रियलिस्टिक मोड में होना चाहिए, राइट। आपको पता होना चाहिए और आपकी टीम को पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। एंड अगर नहीं भी पता है, क्योंकि सब नहीं होते एक्सपर्ट इस चीज़ में, मैं मानती हूँ, तो आप लोग अपना एक बैठिए, डिस्कस कीजिए एंड सोचिए कि हाँ हम बेटर वे में क्या कर सकते हैं। तो बी रियलिस्टिक फॉर योर गोल्स। टाइम बाउंड, यानी कि भाई डेडलाइन रखिए। विदाउट डेडलाइन यू कांट अचीव द गोल। ये नहीं है कि आपने गोल सेट किया तो आप बूढ़े होने तक आप उस गोल के ऊपर ही काम कर रहे हो, नो। टाइम बाउंड, we should have a time or deadlines for our goals, right? So I hope this is clear. Goal setting theory of motivation, process based motivation, right? तो इस वे में हम हमारा मोटिवेशन लेवल भी इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। ओके, री थ्योरी क्या है? This theory is based on the concept of operant conditioning, which is given by a B.F. Skinner. So, operant conditioning, I hope you have heard about this word, operant conditioning, right? Operant conditioning हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर भी आता है इन पेपर 1, विच इज़ गिवन बाय B.F. स्किनर। ये एक लर्निंग थ्योरी भी है साथ साथ ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसमें क्या होता है, रीइंफोर्समेंट थ्योरी क्या कहती है कि बिहेवियर इज ड्रिवन बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। एज सच पॉजिटिव बिहेवियर शुड बी रिवॉर्डेड पॉजिटिवली, नेगेटिव बिहेवियर शुड नॉट बी रिवॉर्डेड और शुड बी पनिश्ड। यानी कि B.F. स्किनर की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी या फिर रीइंफोर्समेंट थ्योरी क्या कहती है कि अगर आप किसी से काम करवा रहे हो तो आप उसे लालच दे के काम करवाए, उनका बिहेवियर, अगर आप उसे रिवॉर्ड दे रहे हो तो आपका उसका बिहेवियर कैसा होगा, काम की तरफ, राइट। अगर वो काम नहीं कर रहा है, उसका बिहेवियर काम की तरफ भाई है ही नहीं, नेगेटिव जा रहा है, तो फिर उसे पनिशमेंट फिर उसके ऊपर उसको पनिशमेंट दो कि वो उसने काम नहीं कर रहा, वो काम की तरफ उसका ध्यान नहीं है, तो उसे पनिशमेंट दे के काम कराओ। तो दिस इज about the B.F. Skinner's theory, that is reinforcement theory.
ऑफ मोटिवेशन। तो इसमें पॉजिटिव री और नेगेटिव री होता है। लेट्स रीड। Reinforcement theory provides four interventions that can be used to modify employee behavior. Positive reinforcement used to increase desired behavior. It consists of making certain that positive behavior are reinforced with positive rewards. Right? यानी कि बिहेवियर उनका अच्छा है काम की तरफ, तो आप उनको रिवॉर्ड दे के रिवॉर्ड दीजिए, अप्रिशिएट कीजिए विद द हेल्प ऑफ रिवॉर्ड। राइट? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यूज टू इंक्रीज द डिज़ायर्ड बिहेवियर। अगर आपको उनका डिज़ायर्ड बिहेवियर चाहिए तो क्या करेंगे? दिस इन्वॉल्व्स प्लेसिंग अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑन फेलियर टू परफॉर्म द डिज़ायर्ड बिहेवियर। इफ द डिज़ायर्ड बिहेवियर इज परफॉर्म, द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आर रिमूव्ड. The main problem with this approach is that negative consequences may lead to unexpected behavior and may fail to stimulate the desired behavior. समझ रहे हो? यानी कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही लेके आता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं लेके आएगा। अगर आप उसे पनिशमेंट दे के काम करवा रहे हो तो वो मोटिवेट नहीं होगा कभी भी काम के लिए, वो एक टॉर्चर्ड पर्सन रहेगा एंड जो उसका आउटपुट रहेगा वो भी नेगेटिव रहेगा। राइट? Extinction means used to reduce undesirable behavior. This involves not providing any form of reinforcement for a behavior. The result is that the employee stops doing the unnecessary or undesired behavior. Okay, अब extension में क्या होता है? Extension means in this we are not providing not positive or negative reinforcement, या not providing any positive reward or negative reward, negativity, right? तो एक्सटेंशन में क्या होगा? अगर वो एम्प्लॉय काम कर नहीं कर रहा है या फिर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, उससे कुछ मत दो। अकॉर्डिंग टू एक्सटेंशन वो ऑटोमेटिकली अपनी अनडिज़ायरेबल जो उसकी बिहेवियर है वो उसको स्टॉप कर देगा वहीं, एंड works starts working properly. This is according to extinction. Last है punishment used to reduce undesirable behavior. This method uses negative consequences if an undesirable behavior occurs. यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में अनडिज़ायरेबल बिहेवियर आ रहा है एम्प्लॉय से, तो आप उन्हें पनिशमेंट के थ्रू उनसे डिज़ायरेबल बिहेवियर की उम्मीद रखेंगे। दैट इज़ अबाउट द पनिशमेंट। राइट? तो ये 4 हमारे रीइंफोर्समेंट के पार्ट्स हैं और यू कैन से इंटरवेंशंस हैं। रीइंफोर्समेंट थ्योरी में ये पूछा भी जाता है, इनमें से लाइक नॉट के लिए आपको पूछ देंगे इनमें से कौन सा नहीं आता, कोई अदर वर्ड रख दे, कोई दूसरा वर्ड रख दिया जाएगा। So you have to be remember positive reinforcement, negative reinforcement, extension or punishment. These 4 are the interventions of reinforcement theory, and it is given by B.F. Skinner. Okay. Okay. Last but not the least, we have last theory of process-based theory, which is Vroom's expectancy theory of motivation. Right? So Victor Vroom's expectancy theory of motivation एक process theory of motivation है. It says that an individual's motivation is affected by their expectations about the future. यानी कि जो इंडिविजुअल का मोटिवेशन है वो किससे अफेक्ट होता है? वो अफेक्ट होता है उनके फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से। स्पेसिफिकली Vroom says that an individual's motivation is affected by how much they value any reward associated with an action, how much they believe that by putting efforts into something they will be able to generate good results, and how much they believe that generating good results will result in a reward. तो बेसिकली जो व्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है वो 3 चीज़ों पे वर्क करती है। वैलेंस, जो कि है रिवॉर्ड, भी उन्हें कितना रिवॉर्ड मिलेगा उनके काम के लिए। राइट? दूसरा है एक्सपेक्टेंसी, कि आप कितनी एफर्ट लगा सकते हो अपने काम के, आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो काम और अपना कितना एफर्ट लगा सकते हो उस काम के लिए फॉर गेटिंग द रिवॉर्ड।
तीसरा है इंस्ट्रूमेंटेलिटी, हाउ मच दे बिलीव दैट जनरेटिंग गुड रिजल्ट विल रिजल्ट इन अ रिवॉर्ड। यानी कि इंस्ट्रूमेंटेलिटी कहता है कि कितने पॉसिबिलिटी है कि आपने जितना एफर्ट्स लगाया उसका आपको उतना रिजल्ट मिल रहा है, दैट इज इंस्ट्रूमेंटेलिटी। तो इन तीनों से मिलके बनता है मोटिवेशन। इट्स important to note that rewards could be intrinsic or extrinsic. Extrinsic motivation are external things such as money and promotion. Intrinsic motivation are internal things such as sense of fulfillment and achievement. Right? Whereas Maslow's and Herzberg look at the relationship between internal needs and resulting efforts expended to fulfill them. Room's expectancy theory separates efforts which arises from the motivation, performance and outcomes. राइट। तो जो मेन चीज़ है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के अंदर वो है एक्सपेक्टेंसी इंटू इंस्ट्रूमेंटेलिटी इंटू बैलेंस विच इज इक्वल टू मोटिवेशन। राइट। तो एक्सपेक्टेंसी में क्या आता है, एफर्ट्स, बिलीव दैट एफर्ट्स विल लीड टू एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस, इंस्ट्रूमेंटेलिटी परफॉर्मेंस रिवॉर्ड, और बैलेंस एम्प्लॉयज वैल्यू टू द रिवॉर्ड। यानी कि आप एक्सपेक्टेंसी से समझ सकते हो एफर्ट, राइट, एफर्ट्स। इंस्ट्रूमेंटलिटी से समझ सकते हो आप रिवॉर्ड्स, और बैलेंस से समझ सकते हो आप एम्प्लॉयज वैल्यू, राइट, वैल्यू टू द रिवॉर्ड। ये याद रखना है आपको। ओहो सॉरी, आई डोंट हैव पेन टैब, दैट्स व्हाई दिस इज हैपनिंग। ओके, oh in this we have highlighter also, so आपको ये याद रखना है, राइट, दिस इज गुड। और टोटल आपका क्या होता है, मोटिवेशन। सो आई थिंक this is all about the motivation. We have done traditional, we have done need based theory, we have done process based theory of motivation. So if there is any doubt related to these theory, please discuss with me, ask from me if you have any. So I will try to answer your all questions and bring something new to you. And please subscribe my channel also for getting more videos related to your subject, that is labor welfare and HRM, for UGC NET exam, and which is going to happen in 2023 next session. Okay, so be ready for your exam, do preparation, start your preparation, and be consistent for your exam preparation. Okay, so यू कैन आस्क, कुछ भी मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी आफ्टर दिस वीडियो, और आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए यू कैन टेल मी, यू कैन आस्क मी। ओके, आई विल ब्रिंग नेक्स्ट वीडियो ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो। सो आई विल ट्राई टू डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट फॉर योर syllabus or for your content. So thank you for watching my video and have a nice day. Take care.